हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपने मानव जनन वाले चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कल हमने बात की थी, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, इसलिए रिवाइज मैं आपको करा देता हूँ, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। अभी जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हैं, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में जो ये वाले टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 में भी एक दो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से नीट में सर्वाधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हमें बहुत क्लियरली समझ के चलना है भाई। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल के लेक्चर में हमने जो बात की थी वो इम्प्लांटेशन के बारे में बात की थी, अंतर्रूपण और प्रेगनेंसी यानी कि सगर्भता दोनों के बारे में कल हमने बात की थी। और वहाँ पर कुछ माइनर क्वेश्चंस हमने पढ़ के चले थे भाई। माइनर मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन जिनके सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं बोर्ड एग्जाम में आने की, वो हमने कल पढ़े थे। तो एक बार मैं आपको फास्ट रिवाइज उसका हल्का सा करा दूं, तो ज़रा जुड़िए। सबसे पहले मान लीजिए यह एक ओवम है, अंड है, और मतलब पहले तो ये द्वितीयक oocyte होता है, ठीक है, द्वितीयक oocyte होता है जिसपे जोना पेलुसिडा का आवरण होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आप समझते हैं ये कोरोना रेडिटा थी। तो सबसे पहले इसके पास एक स्पर्म आता है भाई, एक स्पर्म आता है जो इस कोरोना रेडिटा की नाम की जो परत है उसको घोल देता है ना। कैसे घोलता है? इसके पास जो एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम, उसमें एंजाइम्स निकलते हैं, कोरोना भेदक एंजाइम्स, ठीक है। अब उनका नाम आपको पता ही है, हाइलुरोनिडेज वगैरह। हाइलुरोनिडेज पता है क्या है? मतलब ये जो कोरोना रेडिटा परत होती है ना, कोरोना रेडिटा, इस पर हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है या एसिड होता है, तो वो इसको नष्ट कर देता है उस एसिड को। कौन? हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जिससे ये घुल जाती है और इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश को रोकने के लिए कौन सी क्रिया होती है? कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। कौन सी क्रिया? कॉर्टिकल या वल्कुटी क्रिया। तो एट लास्ट क्या होता है? एट लास्ट ये जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि इसका पूंछ वाला जो भाग है ना वो गिर जाता है पहले ही। जब ये प्रवेश करता है ना तो शुक्राणु का जो पूंछ है वो गिर जाती है और ये मध्य भाग तक और सिर से आगे इसमें प्रवेश कर जाता है। और फिर दोनों के जो प्रो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और बन जाता है एक क्या? बन जाता है एक जाइगोट युग्मनज, ठीक है, एक डिप्लॉइड सेल, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे एक जाइगोट बना दूँ, यह एक जाइगोट है, डिप्लॉइड सेल है। और याद रहे आपको अभी भी जो ये आवरण है वो जोना पेलुसिडा का आवरण है। मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। जोना पेलुसिडा ऐसी परत है जो अन्यत्र भ्रूण के रोपण को बचाने का कार्य करती है ना। और एक बात और बताई थी मैंने जोना पेलुसिडा के बारे में, क्या बताई थी? कि जोना पेलुसिडा एक एसेलुलर लेयर होती है, अकोशिकीय परत होती है। क्यों होती है अकोशिकीय? क्योंकि यह ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। तो यहाँ किसी भी प्रकार की स्पेशल सेल्स नहीं होती। तो आप इतना समझेंगे जोना पेलुसिडा के बारे में कि जोना पेलुसिडा एक एसेलुलर लेयर होती है, अकोशिकीय लेयर होती है, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा का यहाँ तक रहने का क्या काम है भाई? यह काम है कि ये भ्रूण का आरोपण कहीं और दूसरी जगह नहीं हो जाए, उससे रोपण उसको बचाने का ये कार्य करती है भाई। तो ये जैसे कौन था? युग्मनज था, है ना। तो इस युग्मनज में सबसे पहले क्या होता है भाई? समसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम बोलते हैं विदलन। और ये समसूत्री विभाजन किसकी वजह से प्रारंभ होते हैं भाई? समीपस्थ तारक केंद्र की वजह से, आपको पता ही था। तो जैसे ही विदलन होता है तो इसमें क्या होता है भाई? इसमें 8 से 16 कोशिकीय, 8 से 16 कोशिकीय एक ठोस संरचना बनती है। और आप इस 8 से 16 ठोस कोशिकीय संरचना को क्या बोलते हैं भाई? मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला। जो कौन से दिन बनती है? निषेचन के तीसरे दिन बनती है, ठीक है। फिर आगे चल के क्या होता है? जो ये मोरूला होती है ना, मोरूला,
ये मोरूला निषेचन के चौथे पाँचवें दिन, निषेचन के चौथे पाँचवें दिन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना लेती है और इस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पुटी। और आपको इस डायग्राम में जो कोरक पुटी दिखाई दे रही है ना, उसमें देखो ये चपटी कोशिकाएं तो जो बाहर की तरफ है वो ट्रोफोब्लास्ट हैं, जो आगे चलकर कोरियोन नाम की परत बना लेती है, कोरियोन नाम की परत, जिनको आप पोषकोरक कहते हैं। और इनके बिल्कुल बिटवीन जो आपको कोशिका दिखाई दे रही हैं, ये इनर सेल मास या आंतर कोशिका समूह होती हैं, जो एक प्रकार की स्टेम सेल हैं। और याद रखना स्टेम सेल को क्या है, स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका आपको कहना है आंतर कोशिका समूह में पाई जाने वाली ऐसी कोशिका जिनमें भ्रूण के हर अंग को उत्पन्न करने की क्षमता हो, हम उसे ही स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्तंभ कोशिकाएं भाई। तो ये कोरक पुटी है जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं और या आप इसको ब्लास्टूला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोरक पुटी होती है वो लगभग निषेचन के चौथे पाँचवें दिन बन जाती है। और ये कहाँ पे आती है भाई, याद रहे फैलोपियन ट्यूब में केवल मोरूला तक ही बात होती है। फिर ये मोरूला जब कोरक पुटी बन जाती है ना, तो ये गर्भाशय में लुढ़क जाती है। ये भी आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट से नीट में क्वेश्चन बनाएं, एक एक पॉइंट से। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उनको सॉल्व कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ गया, गर्भाशय में आ गया। तो हुआ क्या, आगे चल के जो ये कोरक पुटी होती है, जो ये कोरक पुटी होती है, तो सातवें दिन इसमें से क्या होता है, जो कोरियोन नाम की परत होती है, मतलब आप पोषकोरक जो परत है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये आगे चल के कोरियोन बना लेती है। तो ये अपने अंदर से कुछ अंकुर जैसी संरचना निकालती है, कुछ अंकुरण से निकालती है, और एंडोमेट्रियम भी इस प्रकार के अंकुरण निकालती है और आरोपण हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है, किसके माध्यम से, अपरा के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। और अब इस घटना को आप क्या बोलेंगे, आरोपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरोपण या इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ठीक है भाई। और लगभग 7वें-8वें दिन आपको इतना कहना है कि आरोपण की क्रिया कब होती है, तो आपका आंसर है 7वें-8वें दिन होती है आरोपण की क्रिया। आई बात समझ में। ठीक है, तो 7वें-8वें दिन आरोपण होता है, ये सारी बात आपको समझनी है भाई। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये स्टेम सेल हैं, जो ये स्टेम सेल हैं या आंतर कोश का समूह था, ये यहाँ पर 2 लेयर बनाता है। और ये 2 लेयर को आप एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है, ये जो एपीब्लास्ट होती है वो एक एमनियोन झिल्ली बनाती है, एक एमनियोन कैविटी बनाती है और एक्टोडर्म नाम की परत का निर्माण करती है। वहीं जो हाइपोब्लास्ट होती है वो यॉर्क सैक बनाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखने के लिए या तो नोट्स के बाद एक पन्ना छोड़ा करो, एक पन्ना या अपने रफ में कहीं भी आप नोट कर लिया करो अपनी फोर नॉलेज के लिए। जो मैं शब्द बोलता हूँ और जो आपको अच्छा लगता है ना, इम्पॉर्टेंट लगता है, उसको मैं बताता हूँ, तो आप उसे अलग से नोट कर लिया करें भाई। ठीक है, ये चीज़ें नोट्स में ऐड नहीं होती। अगर मैं इसको ऐसे नोट्स में ऐड करता हूँ तो आप पे थ्योरी नहीं बन पाएगी। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये बातें आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपनी नोटबुक में फेयर कॉपी, रफ कॉपी कहीं भी आप उसको पहले ऐड कर लिया करें, और जैसे ही चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएं आप उनको रिटन कर लिया करें एक पन्ने में। ठीक है, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए जो भी है। तो एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन जाती हैं, ये आगे चल के एमनियोन कैविटी वगैरह बना देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो एक आगे चल के क्या बन जाता है, एक कंप्लीट भ्रूण। अच्छा, पहले तो इसमें 3 जनन स्तर बन जाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और जब 3 जनन स्तर बन जाती हैं तो आप उस संरचना को क्या कहते हैं, आप उस संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने ये 3 लेयर बना दी, अब इसको आप एक्टोडर्म मानो, इसको आप मीसो मानो, इसको आप एंडो मानो, तो यह संरचना क्या कहलाएगी, अब गैस्ट्रुला कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गैस्ट्रुला। अब इसमें क्या होता है, अच्छा ये लगभग 13-14वें दिन की बात होती है इस समय।
है ना, जब ये गैस चूल्हा बनती है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, चाहे तो आप इसको नोट कर लेना, आप इसको नोट कर लेना कि 14वें दिन आदि रेखा प्रिमिटिव स्ट्रिक, आदि रेखा या प्रिमिटिव स्ट्रिक का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदि रेखा मैं आपको बता दूं क्या होता है भाई, प्रिमिटिव स्ट्रिक, हालांकि अगले टॉपिक में भी इसकी बात होगी, पर मैं इसको यही बता दिया है तो वहाँ मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, निषेचन के 14वें दिन प्रिमिटिव स्ट्रिक यानी कि आदि रेखा का निर्माण होता है। और ये जो आदि रेखा होती है ना, वो तंत्रिका भवन करती है, न्यूरोलेशन करती है, तंत्रिका भवन, जिसमें किसी भी भ्रूण का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है भाई, निर्माण होता है, ठीक है, न्यूरोलेशन में। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक से बनते हैं भाई, आदि रेखा से। समझ में आ गई बात। तो ठीक है, आप फिलहाल नॉलेज के लिए याद रखो, 14वें दिन प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है, ठीक है। और सबसे पहले भ्रूण में सबसे पहले जो ऑर्गन्स बनेंगे वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स बनते हैं। इनका बनना पहले प्रारंभ होता है, किससे, प्रिमिटिव स्ट्रिक से। उसके बाद हार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बनने लग जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कल हमने बात की थी। और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है, जहाँ हमने कुछ हार्मोन्स वगैरह के बारे में बात की थी, एक प्लेसेंटा के बारे में बात की थी, अपरा के बारे में बात की थी। और अपरा तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है अपरा, जिससे आपके 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते थे। एक प्रकार से अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि थी, ठीक है भाई। ये सारी बातें कल हमने जानी थी भाई। चलिए अब हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इस चैप्टर के समाप्ति की ओर हैं भाई, बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे से, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है भाई नेक्स्ट टॉपिक, भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जरा एक मेरी बात को ध्यान से सुनिए, टॉपिक क्या कहता है अब आप खुद देखिए। इससे पहले हमने एक भ्रूण का आरोपण कर दिया था, गर्भाशय में कर दिया था ना। अब हम ये देखते हैं कि जब उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वो भ्रूण डेवलप कैसे होता है, ठीक है भाई। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो भ्रूणीय परिवर्धन रहेगा। या अब हम ये पढ़ेंगे कि एक फीमेल यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है वो किस प्रकार डेवलप होता है भाई, ठीक है। एम्ब्रियो किस प्रकार डेवलप होता है। अच्छा, फीटस तो डेवलप नहीं होता, मैं आपको बता दूं, डेवलप एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं, ठीक है। गर्भ किसको बोलते हैं, जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है ना, जो विकसित हो जाता है उसे हम फीटस कहते हैं। गर्भ का डेवलपमेंट नहीं होता भाई, ठीक है। चलिए, हाँ ये पॉइंट भी हमें याद रखने पड़ते हैं, कई बार हो जाता है ना। तो भ्रूणीय परिवर्धन की मैं आपको बात बताऊं, आपके नोट्सों में जो पॉइंट लिखे हुए हैं, आपके नोट्सों में जो पॉइंट लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के बेस पे, केवल आपको वही याद करके चलने भाई, ठीक है। केवल आपको वही याद करके चलने। क्वेश्चंस भी हमेशा इन्हीं से पूछा जाता है, बिल्कुल इन्हीं पॉइंटों से। चलिए तो बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या होता है, 24 से 30 घंटों में क्या होता है भाई, निषेचन की प्रक्रिया होती है। 24 से 30 घंटों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तीसरे दिन क्या होता है, मोरूला का निर्माण होता है। रेंज की मैं बात करूं तो 7 से 9वें दिन क्या होता है भाई, आरोपण की क्रिया होती है। आप 7 दिन याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 से 9 दिन में क्या हो जाता है भाई, इम्प्लांटेशन हो जाता है, आरोपण हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, निषेचन के 28वें दिन, कौन से दिन, निषेचन के 28वें दिन, या आप कह सकते हैं प्रथम माह में,
प्रथम माह में जो एम्ब्रियो का भ्रूण होता है, हार्ट, हृदय जो होता है वो धड़कना प्रारंभ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि निषेचन के या आरोपण के निषेचन के 28वें दिन या प्रेगनेंसी के 28वें दिन जो हार्ट होता है वो धड़कना प्रारंभ करता है सबसे पहले। और इस समय जो इसकी बीट होती है 113 बीट्स पर मिनट होती है। ये पॉइंट डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। तो 113 बीट्स पर मिनट जो शिशु का हार्ट है वो धड़कने लगता है। हालांकि जब ये गर्भ बन जाता है ना तो फिर तो ये 167 बीट्स पर मिनट ऐसे तेज हो जाती हैं हार्ट बीट। तो इस समय 113 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट आती है भाई सबसे पहले कौन से दिन? 28वें दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, 28वें दिन। अब 12वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह का मतलब हुआ 12 सत्ते 84, तो लगभग 3 माह में 12वें सप्ताह में एक पूर्ण क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। कंप्लीट क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। और अब आप इसको क्या बोलते हैं भाई? फीटस या गर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस या गर्भ। तो याद रहे 12वें सप्ताह में या 3 महीने में, आप ऐसे याद रखो, टोटल 3 महीने में जो आपका भ्रूण था उसमें सभी ऑर्गन्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है ना। सभी ऑर्गन्स का लगभग निर्माण हो जाता है। और अब हम उस संरचना को क्या बोलते हैं? फीटस या गर्भ बोल के चलते हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है 5वें माह में। 5वें माह में अच्छा स्पेशल पॉइंट मैं आपको और बता दूंगा। अब आप एक बात सुनना, जो 5वां माह होता है ना, 5वें माह में पता है क्या होता है? 5वें माह में शिशु की हलचल का पता लगता है। शिशु की हलचल का पता लगता है 5वें माह में। किसको? माता को। ठीक है, माता को 5वें माह में शिशु की हलचल का पता लग जाता है। और आप अपने नोट में उसमें जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है ना, क्लिकनिंग वाला एक शब्द है ना, क्लिकनिंग वाला, तो वहां आप एग्जैक्ट डेटा आप लिख सकते हैं 16 से 20 वीक में। 16 से 20 वीक में मतलब देखो मेरे पॉइंट को समझो। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 5वें माह में, देखो 3 माह में तो कंप्लीट शिशु बन गया पूरा, ठीक है, ऑर्गन्स बन गए। अब 5वें माह में क्या होता है कि माता को शिशु की हलचल का पता लगता है, या मैं कहूँ कि वो पहली बार गतिशील होता है। उसकी गतिशीलता का उसे एहसास होता है। और जब शिशु गतिशील होता है ना तो हम उस घटना को क्लिकनिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लिकनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्लिकनिंग क्या है? तो क्लिकनिंग होता है पहली बार भ्रूण का गतिशील या हलचल करना। उस टर्म को हम क्लिकनिंग के नाम से जानते हैं। वो 5वें माह में होता है। और एग्जैक्ट कितने? 16 से 20 वीक में। अरे वही बात हो गई, 20 वीक, 20 चौका 80, 20 7 140, तो लगभग 30 चौका 120। तो 5वें माह के दौरान ही है ना, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये क्लिकनिंग होती है। तो आपके नोट जो लिखा हुआ है ना नीचे, क्लिकनिंग जो लिखा हुआ है वहाँ एक डेटा लिख लेना 16 से 20 वीक में। ठीक है भाई। तो 5वें माह में ही होता है। 24वें सप्ताह में क्या होता है? अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे जो सिर होता है उस पर बाल आने लग जाते हैं। सिर पर बाल भी आने लग जाते हैं 5वें माह में। ठीक है, ठीक है भाई।
अब 24वें सप्ताह में क्या होता है, शरीर पर कोमल बाल निकलने लगते हैं 24वें सप्ताह में। पलक जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ निकल आती हैं। ठीक है भाई, 24वें सप्ताह में जो शरीर है उस पर कोमल बाल निकल आते हैं, पलक, ये जो आईलिड्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं और जो हमारी बरौनियाँ वगैरह हैं ये भी निकलना प्रारंभ हो जाती हैं भाई। कौन से सप्ताह में, 24वें सप्ताह में। और 9वें महीने में एक कंप्लीट क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है और मैं कहूँ वो प्रसव क्रिया के लिए तैयार हो जाता है। कब, 9वें माह में। आगे बात समझ। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भ्रूणीय परिवर्धन वाले टॉपिक में केवल आपको यही माइनर क्वेश्चन याद करके चलने भाई। ठीक है, जैसे 24 से 30 घंटों में निषेचन, 30वें दिन मोरूला, 7 से 9वें दिन आरोपण, 28वें दिन हार्टबीट स्टार्ट होती है, जिन्हें कोई भी डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकता है। 12वें सप्ताह में कंप्लीट भ्रूण बन जाता है जिसे आप फीटस कहते हैं। 5वें माह में शिशु की हलचल का फर्स्ट मूवमेंट का पता चलता है जिसे हम क्लिकनिंग कहते हैं और सिर पर बाल आने लग जाते हैं। और 24वें सप्ताह में शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ विकसित हो जाती हैं। और 9वें माह में कंप्लीट भ्रूण तैयार हो जाता है प्रसव क्रिया के लिए। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं जो अश्रु ग्रंथि होती है ना, आंसू ग्रंथि, वो 7वें माह में विकसित होती है भाई भ्रूण में, अश्रु ग्रंथि। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ भ्रूणीय परिवर्धन। अब जब भ्रूण का परिवर्धन हो गया और लास्ट में हमने पढ़ लिया कि भाई अब ये प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, तो अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा प्रसव। प्रसव जिसको आप पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं, पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं प्रसव को। तो क्या होता है भाई प्रसव, जरा ध्यान से सुनिए। जो गर्भावस्था होती है जब वो कंप्लीट हो जाती है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि विकसित गर्भ का गर्भाशय से बाहर निकलना, किसके माध्यम से, मादा योनि के माध्यम से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है भाई, पार्चुरेशन कहलाता है। या आप कह सकते हैं गर्भाशय से विकसित शिशु का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन या प्रसव कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। प्रसव की डेफिनेशन तो ये हो गई, सिंपल डेफिनेशन है, आप कैसे भी लिख सकते हैं कि विकसित शिशु का गर्भाशय से मादा योनि द्वारा बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन या प्रसव कहलाता है, जिसे आप डिलीवरी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट, आप पॉइंट जो लिखा हुआ है वीवीएम कर लेना, बीवीएम कर लेना। पता नहीं नीट में कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रसव है, प्रसव क्रिया का जो संकेत है ना, प्रसव क्रिया का जो संकेत है वो अपरा व विकसित भ्रूण। ये पॉइंट आप याद रखना कि प्रसव क्रिया का जो संकेत है, मतलब माँ के ब्रेन को जो संकेत पहुंचाए जाते हैं ना कि अब गर्भावस्था कंप्लीट हो गई है या गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, अब प्रसव का टाइम है, तो ये सूचना या ये संकेत, प्रसव का जो संकेत है वो किससे मिलता है भाई, प्लेसेंटा से और विकसित भ्रूण दोनों से मिलता है। अपरा और विकसित भ्रूण दोनों से एक संकेत जाता है माँ के ब्रेन के लिए, और ये जो संकेत होता है ना, या इनसे जो संकेत उत्पन्न होते हैं वो पहले क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में गर्भाशय जो होता है ना, गर्भाशय उसमें संकुचन उत्पन्न करते हैं, गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करते हैं और
इनके द्वारा जो हल्के संकुचन होते उस टर्म को हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं, या फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटस या फीटल आप कह सकते हैं, इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या है, तो आप बोलेंगे कि अपरावय विकसित भ्रूण से उत्पन्न संकेत जो गर्भाशय में हल्के संकुचन उत्पन्न करते हैं, हम उस घटना को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रसव क्रिया का पता कौन चलवाते हैं या संकेत कौन उत्पन्न करते हैं। तो अपरा व विकसित भ्रूण दोनों ही एक ऐसे संकेत उत्पन्न करेंगे कि अब गस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, अब बच्चे को बाहर निकलना है। तो क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसकी जो मसल्स हैं वो संकुचन उत्पन्न कर देती हैं, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त बोलते हैं। और जब ये संकेत माँ के ब्रेन के पास पहुँचता है तो आपको पता ही है, मैं आपको पता नहीं कितनी बार इसको बता चुका हूँ कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का रिलीज करती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रसव पीड़ा स्टार्ट करता है जिसको आप लेबर पेन के नाम से जानते हैं। लेबर पेन जो कहते हैं ना, दर्द स्टार्ट हो रहे, देखो देसी भाषा में इसमें क्या है भाई, देसी भाषा में हमको पता होना चाहिए। बोलते हैं ना कि भाई अब दर्द स्टार्ट हो गए, तो दर्द स्टार्ट होने को आप प्रसव पीड़ा बोलते हैं या लेबर पेन बोलते हैं। तो कौन सा हार्मोन लेबर पेन प्रोड्यूस करता है भाई? मोस्ट वन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे आप लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसे क्यों लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से निकलता है कब? जब संकेत पहुंच जाते हैं अपरावय विकसित भ्रूण से कि अब हमारा टाइम हो चुका है या गर्भकाल कंप्लीट हो चुका है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो लेबर पेन स्टार्ट करता है, और जस्ट इसी बाद जो अंडाशय होता है और अपरा जो होती है वो एक रिलैक्सन हार्मोन का स्रावन करती है, रिलैक्सन का। और ये रिलैक्सन जो हार्मोन है वो आपको पता ही है, वो किसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस को। प्यूबिक सिम्फाइसिस जघन संधान जो जॉइंट होता है उसको ढीला कर देता है। मैंने आपको 11th क्लास में भी जब पढ़ाया था चैप्टर ये स्केलेटन सिस्टम वाला, कंकाल तंत्र वाला, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है, कि जो रिलैक्सन हार्मोन होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को ढीला कर देता है जिससे डिलीवरी होने में आसानी हो जाती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो जब ये रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन अपना काम करते हैं तो जो विकसित भ्रूण होता है वो जनन नाल या मादा योनि के द्वारा बाहर पास आउट हो जाता है। तो यही पार्चुरेशन की क्रिया है भाई। तो पार्चुरेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कितने सिंपल पॉइंट है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पार्चुरेशन, तो आप बोलेंगे सर गर्भस्थ शिशु का मादा योनि द्वारा बाहर निकलना ही पार्चुरेशन है। इसके संकेत जो हैं जो अपरा व विकसित भ्रूण दोनों से उत्पन्न किए जाते हैं जिससे गर्भाशय संकुचन उत्पन्न होता है, और इस टर्म को हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त या फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और इसी समय पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है जो प्रसव पीड़ा स्टार्ट करती है जिसे लेबर पेन के नाम से जानते हैं। और इसी समय अंडाशय के द्वारा रिलैक्सन जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला कर देता है और जो शिशु होता है वो बाहर पास आउट हो जाता है, ठीक है, बाहर पास आउट हो जाता है। तो ये बात होती है भाई प्रसव के बारे में, है ना। अब इसमें मैंने एक नोट में पॉइंट और आपको लिखाया था कि भाई कई बार क्या होता है जब किसी के लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है, मतलब टाइम हो जाता है और एडमिट करा देते हैं हम उसे डिलीवरी रूम में, तो उस समय पता है क्या होता है, यदि किसी महिला के प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है तो डॉक्टर्स इसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या स्टार्ट करता है भाई, प्रसव पीड़ा स्टार्ट कर। तो इन पॉइंटों में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई,
ठीक है, बहुत नॉर्मल से ये पॉइंट है। तो ये पार्चुरेशन की क्रिया आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम अपने इस चैप्टर के एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखो सारा कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है ना। सबसे पहले आपने निषेचन करवाया था, जब निषेचन होगा तो उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, आरोपण होगा, और जब भाई आरोपण हो जाएगा तो भ्रूण का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने डेवलपमेंट भी कर लिया, और जब डेवलपमेंट हो गया तो क्या होना चाहिए भाई, प्रसव क्रिया होनी चाहिए। 9 महीने 7 दिन के बाद प्रसव क्रिया हो गई तो पार्चुरेशन हो गया। भाई कैसे कैसे हुई, किसने सहायता की, ये सारी बातें हमने जान ली। अब उसके जस्ट बाद सबसे लास्ट में एक काम और होता है भाई, पार्चुरेशन के बाद। ये चौक बहुत उड़ता है पंखे की वजह से ना, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, भौतिकवाद की तरफ ध्यान मत दिया करो भाई, मैंने तो कभी भी आज तक भौतिकवाद की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा टारगेट, हमारा काम केवल पढ़ने का है, तो हमें केवल पढ़ना है। ठीक है, भौतिक सुख सुविधाएं हमें नहीं देखनी है। ठीक है, हाँ मैं जैसे होता हूँ ऐसे शूट कर देता हूँ, समझ रहे। हाँ अब ये चौक वोक पड़ा है, क्या दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं ना। तो बात करते हैं भाई अपने लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है भैयाओ दुग्ध श्रवण। ठीक है, जिसे आप बहुत ही प्यार से क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लैक्टेशन। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टेशन दुग्ध श्रवण क्या है कि प्रेगनेंसी के समय जब कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं, और उसकी जो स्तन ग्रंथि होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिनसे उनमें क्या बनता है, दुग्ध का संश्लेषण होता है। क्या होता है, दुग्ध का संश्लेषण होता है, और स्तन ग्रंथियों से क्या निकलना प्रारंभ हो जाता है, दुग्ध निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसी घटना को हम लैक्टेशन या दुग्ध श्रावण के नाम से जानते हैं। अच्छा, दुग्ध श्रावण की परिभाषा तो नॉर्मल है, लैक्टेशन, ना ही आपसे ऐसे पूछी जाती है दुग्ध श्रवण क्या है, प्रसव की आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो दुग्ध श्रवण आप इतना समझो, प्रेगनेंसी के बाद प्रसव के बाद, मोस्टली प्रसव के बाद होती है। प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निकलना या दुग्ध का श्रवण होना ही क्या है, दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहलाया जाएगा भाई। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, दुग्ध तब ही निकलता है जब क्या हो जाए, प्रसव की क्रिया हो जाए, प्रसव से पहले नहीं निकलता है। ठीक है भाई, तो प्रसव के जस्ट बाद दुग्ध निकलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, आपने गाय भैंस का एग्जांपल मैं दूं कि कई बार जो भैंस वगैरह होती है, क्योंकि गाय की मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गाय तो क्या है, हमेशा दूध देती रहती है। कुछ ऐसी नस्ल होती हैं, ऐसी ब्रीड होती हैं जो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक वो दूध देती रहती हैं ना, हमें उन्हें खुद छोड़ना पड़ता है, ऐसी नॉर्मल कंडीशन होती हैं। लेकिन भैंस जो होती है लगभग 3 महीने के लिए दूध देना बंद कर देती है, नॉर्मल 3 से 4 महीने दूध देना बंद कर देती है। ठीक है, अब उनमें उनकी ग्रंथियों में क्या है, दुग्ध नहीं निकलता है, तभी तो बंद करती हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो तुरंत दुग्ध ग्रंथि एक्टिव हो जाती है ना, और दुग्ध निकलने लग जाता है। ठीक है, वो वाली बात है। तो अब यहाँ पर जो लैक्टेशन वाले टॉपिक में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने 3, वो पॉइंट आप फोकस करना, और जो मैं बताऊं वही पॉइंट आपको समझने हैं। सुनिए भाई, दुग्ध श्रवण लैक्टेशन में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रसव के तुरंत पश्चात निकलने वाले दुग्ध को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ये, दुग्ध को प्रथम स्तन्य खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। भाई मैंने क्या लिख दिया, ये
मैंने तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, जिसे बॉक्स में भी बंद कर दिया। अभी जब इसको बॉक्स में बंद किया है तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी तो मैंने मेहनत की है भाई। ठीक है, अब सुनिए भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से 2 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है भाई, बिल्कुल। कैसे पूछा जाता है? आपसे पूछेगा प्रथम स्तन्य क्या है, या पूछेगा खीस क्या है, या पूछेगा कोलोस्ट्रम क्या है, या डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रसव के बाद प्रारंभिक स्रावित दुग्ध को क्या कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब जरा ध्यान से सुनिए। डिलीवरी के जस्ट बाद जो पहली बार थोड़े येलोइश कलर का, पीले कलर का गाढ़ा दूध निकलता है, उस दूध का एक नाम होता है, और उस नाम क्या बोलते हैं? आप उसको प्रथम स्तन्य बोलिए, खीस बोलिए, कोलोस्ट्रम बोलिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोलोस्ट्रम क्या है मैं आपको बता दूं कि जब कोई गाय भैंस डिलीवर करती है शिशु को, तो पहली बार जब हम उसका दूध निकालते हैं ना, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल जो पीले कलर का होता है, जिसे या साधारणतः हम कुत्तों को पिलाते हैं, है ना, कुत्तों को पिलाते हैं, मतलब अपने घरेलू यूज के लिए नहीं लेते। ठीक है भाई, तो वही दूध की ये बात कर रहा है। तो आप उस दुग्ध को क्या बोलते हैं? प्रथम स्तन्य, खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो पहली बार दूध निकलता है। मैं आपको एक फॉर नॉलेज देता हूं, जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, एक प्रैक्टिकल की हुई बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कई बार बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड होने की वजह से मैं आपको कई बार कुछ फ़ायदे की बातें भी बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो प्रथम स्तन्य या खीस होता है, मैं भैंस की बात कर रहा हूं, गाय भैंस की, तो हम क्या करते हैं? उसको कुत्तों को पिला देते हैं। ठीक है भाई, कुत्तों को पिला देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप डिलीवरी के जस्ट बाद मेरी बात को सुन लेना। जैसे भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो जन्म के 2 घंटे बाद आपको उसके बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। ठीक है, दूध पिला देना चाहिए, चाहे वो उस प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड को डाले या नहीं डाले, जिसको देसी भाषा में जेर डालना बोलते हैं। तो उसको डालने से पहले ही भी आप अपने उस बच्चे को दूध पिला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक वो प्लेसेंटा को नहीं डालती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को नहीं डालती है, तब तक हम उस बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं और वो कमज़ोर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आप डिलीवरी के आफ्टर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे पश्चात उसको आप दूध पिला दीजिए। और पहली बार उसका केवल आप हाफ दूध निकालिए, आधा दूध। पूरे दूध को एक साथ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, पूरे दूध को एक साथ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी। कैसे हो जाती है? क्योंकि जब उसके अंदर दुग्ध बनता है ना, तो दुग्ध के अंदर अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। तो यदि आप उस दुग्ध को एक साथ पूरा निकाल लेंगे पहली बार, तो उसको कैल्शियम की अचानक कमी आ जाती है उस भैंस के शरीर में, तो फीवर हो जाता है, कैल्शियम फीवर हो जाता है। तो इसलिए हमें हाफ दुग्ध निकालना चाहिए, पूरा दुग्ध पहली बार में नहीं निकालना चाहिए। एक तो ये नॉलेज। दूसरी, जन्म के 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को दूध पिला देना चाहिए, गाय भैंस के जो भी है ना, समझ रहे हैं? और फुल दूध पिलाना चाहिए, तब तक वो फुल झिक नहीं जाए। ठीक है, फुल नहीं हो जाए मतलब है, कई बार देसी शब्द ज़्यादा निकल जाते हैं ना भाई। ठीक है, और उसके बचने के बाद जो आप दूध निकालते हैं, तो आप उसको कुत्तों को पिलाने की बजाय किसको पिलाइए? केवल भैंस को, उस भैंस को ही पिलाइए। क्यों? क्योंकि उस दूध में ना बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, कैल्शियम मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो उसको क्या कर देते हैं? रीस्टोर कर देते हैं उसकी बॉडी को। यदि भैंस उस दूध को पीती है ना, तो कैल्शियम वगैरह उसकी बॉडी में दोबारा से बन जाता है, और वो अधिक मात्रा में दुग्ध का संश्लेषण करती है पूरी साल। ठीक है, तो ये 4 बेसिक नॉलेज है। तो ये बात चल रही है भाई, खीस और कोलोस्ट्रम क्या, ये आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि कोलोस्ट्रम या खीस क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि प्रसव के तुरंत पश्चात जो पहली बार दुग्ध निकलता है, हम उसे प्रथम स्तन्य, खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। प्रथम स्तन्य से आपको पता ही चल रहा होगा
स्तनों से पहली बार निकला हुआ दूध। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है, अब नोट में जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो खीस होता है ना, खीस, इस खीस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रतिरक्षी होती है, इम्यूनोग्लोबिन होती है, जिसका नाम है IgA। याद रहे, इस खीस में कौन सी इम्यूनोलॉजी होती है, कौन सी प्रतिरक्षी होती है? IgA होती है, जो बच्चे को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब आप मेरे से मत पूछो कि सर ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, अभी मैं आपको इसको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक टॉपिक है, इसको हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, तब इसको कंप्लीट रूप से समझेंगे। ठीक है भाई, कि क्या है निष्क्रिय प्रतिरक्षा या कृत्रिम प्रतिरक्षा। चलो आपको मैं एक हल्की सी हिंट दे देता हूं। देखिए, अरे यार रहने दो, बहुत लंबा खिंच जाएगा ना, कोई बात नहीं। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है खीस। मतलब खीस में जो IgA होता है, जो बच्चे को क्या प्रदान करता है? एक प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। या मैं कह सकता हूं कि माँ से बच्चे को IgA का प्रोवाइड करना किस प्रकार का एग्जाम्पल है? एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। अच्छा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की परिभाषा क्या होती है? ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें किसी व्यक्ति को बाहर से तैयार प्रतिरक्षी प्रोवाइड कराए जाएं। तो देखो, ये बाहर से तैयार प्रतिरक्षी तो हैं जो डायरेक्ट बच्चे को दिए जा रहे हैं, उसे निष्क्रिय बोलते हैं। और सक्रिय किसको बोलते हैं? ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ही बने, जैसे पोलियो की दवाई। मैंने शायद आपको 11वीं क्लास में बताया होगा, नहीं अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, पूरा टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे इसको। फिलहाल इसको जरूर याद रखना कि माँ के द्वारा बच्चे को IgA का मिलना किसका एग्जाम्पल है? एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम स्तन या कोलोस्ट्रम में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो आपका आंसर है IgA होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, है ना, कि भाई जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, 11वीं क्लास में भी मैंने आपको बहुत बताया था, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो तो दुग्ध का क्या करता है? संश्लेषण करता है, दुग्ध का संश्लेषण करता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये फिर आ गया ऑक्सीटोसिन, नहीं मानेगा ये ऑक्सीटोसिन, फिर आ गया दोबारा से। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, वो दुग्ध ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है भाई, दुग्ध ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है दुग्ध निष्कासन के लिए। तो दोनों हार्मोन्स के अलग अलग काम है। प्रोलैक्टिन मेमोट्रोपिक जिसको बोलते हैं, है ना, ये तो दूध का निर्माण करवाता है स्तन ग्रंथियों में, लेकिन जब प्रसव हो जाता है तो निकलने की बात होती है ना, दुग्ध निकलने या दुग्ध श्रावण की, तो उसमें कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। तो बताइए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो काम नहीं है, एक तो प्रसव पीड़ा स्टार्ट करता है और एक दुग्ध का निष्कासन करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, याद कीजिए, जब कई बार गाय भैंस का बच्चा मर जाता है, मोस्टली भैंस, क्योंकि गाय पे हम कम अत्याचार करते हैं, ठीक है, तो भैंस का जब बच्चा मर जाता है तो हम उसको एक इंजेक्शन देते थे जिससे उसकी दुग्ध ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती थी और हम दुग्ध निकालते थे। ठीक है, तो जो इंजेक्शन हम लगाते थे ना, है ना, उस इंजेक्शन में क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? उसकी दुग्ध ग्रंथियों को एक्टिवेट कर देता था और वो दूध दे देती थी। ठीक है, तो ये सिस्टम है भाई। आई बात समझ में? नहीं आई? तो ये तो आपका मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चैप्टर था और नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नीट में इस चैप्टर से और अगले 4 चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चन अंतराल में आते रहते हैं भाई, बिल्कुल अंतराल में क्या आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये जो टॉपिक थे वो सभी की सभी टॉपिक अपनी नॉलेज के लिए और 1 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए थे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए अब मैं यहाँ पर एक फोर नॉलेज के लिए आप बता दूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जो दूध होता है ना, दूध जो होता है उसमें कैसीन नाम की तो होती है प्रोटीन, कैसीन नाम की तो होती है प्रोटीन, और लैक्टोस नाम की होती है शर्करा, जिस कारण इसका रंग कैसा होता है, वाइट होता है। दूध का रंग जो सफ़ेद होता है ना, तो लैक्टियल दुग्ध वाहिनी, मतलब इसमें कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोस तो होती है शर्करा, और कैसीन नाम की होती है प्रोटीन। ठीक है, इसमें विटामिन सी भी अल्प मात्रा में होती है और आयरन की मात्रा सबसे कम होती है। उसके अलावा सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स वगैरह ये। ठीक है, ये दूध का कंपोजिशन होता है भाई। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये भाई बात आपके चैप्टर की हुई कंप्लीट। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। अब सुनिए मेरी बात, जीभ आ गई दांतों के नीचे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, आप नोट कर लेना इसको चाहे तो, कि कैसीन प्रोटीन होती है, लैक्टोस नाम की शर्करा होती है। चलिए अब मैं आपको यहां पर एक पॉइंट और बता दूं, और क्या पॉइंट बता दूं, आप चाहे नोट कर लो उसको। एक टर्म है एक लिख लीजिए आप, शुक्राणुओं का सर्टोली कोश का, अरे यार शुक्राणु मत करो आप, शुक्राणु मत कीजिए, सॉरी। शुक्राणु प्रेसु, जिसको आप बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। शुक्राणु प्रेसु शब्द दिख रहा है आपको, शुक्राणु प्रेसु। ठीक है, अच्छा, स्पर्मेटिड का हिंदी नाम है शुक्राणु प्रेसु। ये पहली बार सुना होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शुक्राणु प्रेसु का सर्टोली कोशिका से अलग होना स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, ये लिख लिया। शुक्राणु प्रेसु यानी कि स्पर्मेटिड का सर्टोली कोशिका से अलग होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। याद है ना आपको कि सर्टोली कोशिका इसको जोड़ने का कार्य कर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लेना ना, स्पर्मेटिड का सर्टोली कोशिका से अलग होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। आपको पता ही था, मैंने आपसे कहा था कि भाई जो इमेच्योर स्पर्मेटिड होती हैं तो वो पहले सर्टोली कोशिका से जुड़ जाती हैं, जो उनको पोषण वगैरह प्रदान करती थी। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये सर्टोली कोशिकाओं से अलग होना पड़ता है। तो जब ये सर्टोली कोशिका से अलग होते हैं ना, तो उस घटना को हम स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं? स्पर्मिएशन। तो इसे आप कहीं भी नोट कर लेना एक्स्ट्रा। आप एक पन्ना रखा करो, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं जो मेरी नज़र में आते रहते हैं वो एक्स्ट्रा रूप से मैं लिखाता रहता हूँ। ठीक है भाई, चलिए अब एक पॉइंट और एक टॉपिक है छोटा सा, कि इनका हार्मोनल नियंत्रण। ठीक है, कि शुक्राणु बनने का हार्मोन कंट्रोल, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी देखो आपको पता ही है कि आप एक हाइपोथैलेमस होता है ना, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाते हैं किसके पास भाई? पीयूष ग्रंथि के पास, है ना। अब ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है? दो हार्मोन निकालती है, एक तो निकालती है FSH और एक निकालती है LH। इन दोनों को हम गोनेड या जनद हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो जो FSH होता है वो तो स्पर्म बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है, और जो LH होता है ना वो लीडिंग कोशिका को कंट्रोल कर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि लीडिंग कोशिका जो टेस्टोस्टेरोन निकालती है ना, ये टेस्टोस्टेरोन एक ग्रुप में आता है जिसका नाम है एंड्रोजन या पुंजन, हिंदी नाम है पुंजन।
तो आप इसको एंड्रोजन हार्मोन भी कह सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, तो ये हार्मोन कंट्रोल हुआ, इसका मतलब कौन कौन से हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही अंडजनन को करते हैं भाई, FSH तो पुटकाओं की वृद्धि करता है, और जो LH होता है वो अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है, यही उसका हार्मोन कंट्रोल है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट थे भाई कि इनका हार्मोन कंट्रोलेशन कैसे होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। हार्मोन कंट्रोल है ये शुक्र जनन का, हाइपोथैलेमस ने GnRH, फिर पीयूष ग्रंथि ने FSH LH, FSH स्पर्म बनवाता है और LH लीडिंग कोशिका को टेस्टोस्टेरोन के लिए स्रावित करता है। तो ये शुक्र जनन का हार्मोन कंट्रोल से ना, ये आपको याद रखना है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लेना इसको। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो आपके लिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शुक्राणुओं का परिपक्वन यानी कि मैचुरेशन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का परिपक्वन यानी कि मैचुरेशन कहाँ होता है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है भाई। ठीक है, अभी सुनना, जाना मत, अभी मैं कुछ आपको बात भी बताऊंगा, इसका आंसर तो आप मुझे करते रहना चाहें। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, एक हार्मोन और होता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिक, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिक, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं। यह जो हार्मोन होता है ना, वो भी अपरा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अपरा को आप आवल भी बोलते हैं भाई। एक नाम और लिख लेना, नहीं जितने नाम हैं उन नामों से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो अपरा को आवल भी बोलते हैं। तो ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मोमेट्रोपिक नाम का हार्मोन्स भी आवल से निकलता है। ये भी दुग्ध संश्लेषण में सहायक होता है भाई। किसमें? दुग्ध संश्लेषण सहायक में। ये पॉइंट भी आप लिख लेना एक्स्ट्रा रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करना। फिलहाल आप मेरी एक बात सुन लीजिए फॉर नॉलेज। ठीक है, देखो अब जैसे आपका एक चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 4 के आपको नोट्स मिल गए, चैप्टर नंबर 4 के। अब सुनिए मेरी बात को, चैप्टर नंबर 4 के जो नोट्स हैं, तीसरे पार्ट के नोट्स के बाद आप एक पन्ना छोड़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 के नोट्स स्टार्ट कर देना। कल से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताना, मैं ऐसी सलाह बना रहा हूँ कि हर चैप्टर के जो नीट के क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर के जो नीट के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आ चुके हैं, लगभग मैंने 20 प्रीवियस एग्ज़ाम उनका अध्ययन किया है, मतलब जो 20 साल तक हो गए हैं एग्ज़ाम, आज से 20 साल पहले तक के। ठीक है, ठीक है, उन एग्ज़ामों के चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक तो मेरी ये सलाह है कि PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, उसके बाद मैं इसे सोच रहा हूँ कि उनके सॉल्यूशन की एक अलग सी क्लास हो। ठीक है, पर वैसे यार टाइम लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ ना, तो आज या कल मैं आपको शायद उस PDF को प्रोवाइड कर दूंगा चैप्टर नंबर 3 की, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से पूछे जा चुके हैं उनकी। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो वहाँ आप उन क्वेश्चनों को देखना एक बार, उन हिंदी में। अच्छा, ये एक बात और है, हिंदी मीडियम में ही है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप देखना और थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, तब आपको पता चलेगा कि नीट में जो क्वेश्चन है वो आखिर कितने सरल और कैसे बनते हैं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी। समझ पा रहे हैं? एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पे नहीं आता होगा, गारंटेड।
ठीक है। यदि कोई बच्चा थोड़ी सी नॉलेज रखता है, माइंड जरूर लगाना पड़ेगा आपको, देखो माइंड लगाना पड़ेगा, तब आप उस क्वेश्चन को आराम से हल कर देंगे। और मैंने कहा था कि भाई नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो माइंड लेवल से आते हैं भाई, अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। टॉपिक वही होते हैं, कंसेप्ट वही होता है, ठीक है, जो अपने एनसीईआरटी बुक में, जो हमारे नोट्सों में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ता है बस। अब जैसे मैं चाहूँ तो हर एक क्वेश्चन को आपके दिमाग में सेट कर सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे, अब आप बताओ वहाँ से ना, ऐसे समझ पा रहे आप? तो थोड़ा सा आप उसमें दिमाग लगाना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं बैठे कि मतलब इसका आंसर ऐसे कैसे आया, तो उसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लेवल केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 4 के साथ। ओके, बाय।